नाइन्थ सीबीएसई सोशल साइंस में आपका स्वागत है। और अब आज हम हाफ ईयरली क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसमें आपके जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5 पार्ट होंगे। इसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू आएंगे, 16 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, जो टोटल 16 मार्क्स होंगे। इसी प्रकार सेक्शन बी और सी जो होंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, पर सेक्शन बी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एकदम छोटे रहेंगे और वो होंगे 6 क्वेश्चन। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स सभी से पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, किसी भी सेक्शन में हो। केवल सेक्शन ई में जो है ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मैप वर्क जो होता है वो ज्योग्राफी का दिया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो है वो आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर, और वो 3 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार सेक्शन सी में एनालिटिकल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एनालिटिकल का मतलब होता है जैसे डिफरेंस वगैरह जो पूछे जाते हैं, या जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो यहाँ पैसेजेस आएंगे और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे जो 5 होंगे और 5 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार 25 मार्क्स रहेंगे। और सेक्शन ई में जो है मैप वर्क रहेगा 5 मार्क्स का। मैप वर्क के लिए आपको फिजिकल मैप मिलेगा या आपको लाना होगा, जैसा भी आपके टीचर इंस्ट्रक्शन दें। तो शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन एमसीक्यू, 16 एमसीक्यू कैसे तैयार करें। और तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट वाले एमसीक्यूज देखेंगे। जैसे हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ठीक है ना, तो ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है डेट पूछी जाती है, तो ऐसा ना हो कि आप डेट भूल जाएं। तो कौन सी डेट? 14 जुलाई 1789। तो इसका आंसर होगा बी। फिर नेम द क्लासेस विच फॉर्म प्रिविलेज क्लासेस। अब यदि आप पूरा डिटेल में अच्छे से वीडियो देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ तो हम बीच में से क्वेश्चन ले रहे हैं कि प्रिविलेज क्लासेस किसको कहा जाता था। तो अपन ने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो फ्रांस था वो 3 भागों में डिवाइडेड था, और मतलब 3 तरह के वहाँ पर स्टेट थे, नोबेलिटी, क्लर्जी, और थर्ड स्टेट में पीसेंट आते थे, आर्टिजन आते थे। तो क्लर्जी और नोबेलिटी इसका आंसर होगा ए वाला। तो सेकंड का आंसर होगा ए। फिर विच स्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल टैक्स। कौन सा स्टेट जो था उसे सारे टैक्स को पे करना होता था, तो वो था बी वाला आंसर होगा, थर्ड स्टेट। और ये भी अच्छे से ध्यान रखना है कि थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे। फिर टैल क्या था? तो टैल एक तरह का टैक्स था जो कौन से स्टेट के लोग देते थे? थर्ड स्टेट के। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का सी। ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और आपसे कहा जा सकता है कि इसको आप लिख कर बताइए। तो उसमें आपको यही लिखना होगा, इट वॉज आल्सो अ काइंड ऑफ टैक्स विच वॉज पेड बाय पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट वॉज टिथे। तो टिथे जो था वो ये भी एक टैक्स था, और इसको कौन लगाता था? लेविड मतलब लगाया जाता था चर्च के द्वारा, और ये 1/10 पार्ट हुआ करता था फार्मर के प्रोड्यूस का। तो देखिए इसमें सब में दिया हुआ है चर्च के द्वारा लगाया जाता था, लेकिन केवल ए वाला आंसर सही है, क्योंकि उसी में लिखा है इट वाज अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। तो इसका आंसर होगा ए। फिर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, किन लोगों ने जब रिप्रेजेंटेटिव बने थे थर्ड स्टेट के वर्साइल्स में 20 जून 1789 को। मतलब 1789 को जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो उनको लीड किसने किया था? कौन थे वो नेता? तो वो थे मिराबियो और एबेसियस। तो इसका आंसर होगा ए। 6 का आंसर क्या होगा? ए। फिर है किसने रेन ऑफ टेरर को इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस में। तो ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसको पूरा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा रेन ऑफ टेरर किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो गुलेटिन वगैरह वर्ड एक शब्द आया था, याद है आपको? गुलेटिन क्या होता था? तो ये था रॉबेस्पियर से इसका नाम जुड़ा हुआ है, गुलेटिन से भी जुड़ा हुआ है। फिर कौन
किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी थी। उस समय में 2-3 बुक, अपन 4 बुक पढ़ी थी, तो इसमें से 2 बुक यहाँ पर हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी रूसो ने। और स्पिरिट ऑफ लॉस जो बुक थी वो किसने लिखी थी, वो मोंटेस्क्यू ने लिखी थी। तो 8th का आंसर होगा रूसो। और 10th हो गया है, ये 9th होना चाहिए था। स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक थी वो किसने लिखा था, वो मोंटेस्क्यू ने लिखा था। फिर आगे बढ़ते हैं, रूट ऑफ ऑल इविल्स इन सोसाइटी। ये आ गए हम रशियन रेवोल्यूशन में। तो सोशलिज्म के हिसाब से वो लोग किसको जो है रूट ऑफ ऑल इविल मतलब सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। तो सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं वो किसको, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो 11th का आंसर होगा ए, प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिर कौन था रूलर ऑफ रशिया जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ या जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उस समय में, तो वो था जार निकोलस सेकंड। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। वहाँ पर भी याद रखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कौन सम्राट था। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सी इंसिडेंट जो थी वो 1905 रेवोल्यूशन रशिया के लिए इमीडिएट कॉज मानी जाती थी, मतलब जिसके कारण रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो वो थी ब्लडी संडे, जिसमें बहुत सारे मज़दूरों को मार दिया गया था, अपन ने पढ़ा था। फिर आफ्टर 1905 किसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है रशिया में इलेक्ट की गई थी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का क्या नाम था, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का नाम था ड्यूमा। फिर आगे बढ़ते हैं, रशियन रेवोल्यूशन 1917 का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन। फिर डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो रशिया की थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो कब स्थापित हुई थी, वो स्थापित हुई थी 1898 को। फिर आगे बढ़ते हैं, चेका जो है रशिया में किसको कहा जाता था, तो रेवोल्यूशन के बाद चेका शब्द जो होता था वो इसका आंसर होगा, बताइए आप क्या आंसर होगा, वो था रशियन सीक्रेट पुलिस को कहा जाता था, जिसका आंसर होगा ए। कौन सा कंट्री था जो एलाइड पावर में शामिल नहीं था, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली और रोमानिया, ये हमको ध्यान रखना है वर्ल्ड वार फर्स्ट में। कौन कौन से, फिर से एक बार सुन लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, फिर आए थे बाद में इटली और रोमानिया, ये लोग थे एलाइड पावर। ठीक, और सेंट्रल पावर में कौन कौन से थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। तो इसमें देखिए आप कौन सा एलाइड पावर में नहीं था, तो एलाइड पावर में इसमें नहीं था, कौन नहीं था, जर्मनी सेंट्रल पावर में था। फिर कौन सा जो है सेंट्रल पावर में नहीं था, तो अभी अपन ने पढ़ा था कौन नहीं था सेंट्रल पावर में, पहले कौन कौन थे आपको याद रखना है, सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। तो 18 में कौन सा, फ्रांस जो है वो नहीं था, तो 18 का आंसर होगा डी, फ्रांस नहीं था। बोल्शेविक पार्टी का दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम बोल्शेविक पार्टी को दिया गया था कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका आंसर होगा 19 का आंसर होगा ए, कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आगे कुलखोज का क्या मतलब है, कुलखोज का मतलब है जो कलेक्टिव फार्म हुआ करते थे, स्टालिन ने जो लाया था कलेक्टिव फार्म की नीति। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टालिन ने किन्होंने कलेक्टिव फार्म्स की नीति को लाए थे रशिया में, और या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टालिन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम जुड़ा हुआ कलेक्टिव फार्म से, तो कलेक्टिव फार्म को कुलखोज कहा जाता था। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 3 में, नाजिज्म और राइस ऑफ हिटलर में। नाजिज्म क्या था, नाजिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, जर्मनी में। तो इसमें दिख नहीं रहा है, इसका आंसर होगा डी, अ पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय हिटलर इन जर्मनी आना चाहिए। ठीक है, जर्मनी उसमें दिख नहीं रहा। फिर अडोल्फ हिटलर कौन था, एडोल्फ हिटलर था फाउंडर ऑफ नाजी पार्टी, तो 22 का आंसर होगा ए। इसका इसमें ये भी आंसर आ सकता है कि ही लेड जर्मनी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार में इसने जर्मनी को लीड करके ले गया था। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए इसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, एडोल्फ हिटलर को। फिर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, तो यूएसए के प्रेसिडेंट सेकेंड वर्ल्ड वार के समय थे, कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। परंतु यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि कौन अमेरिकन प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल थे नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराने के लिए, तो हेनरी एस ट्रूमैन थे।
तो इसका आंसर होगा 24 का बी। कौन से प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के उस समय में, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे विंस्टन चर्चिल। इसमें एक और प्रेसिडेंट है क्लीमेंट रिचर्ड एटली। ये हमारा देश जब हमारा इंडिया फ्री हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट नहीं, प्रधानमंत्री वहाँ प्रधानमंत्री चलते हैं। फिर है हु वाज द नेम गिवन टू सेपरेटली मार्क्ड एरियाज वेयर ज्यूज लिव। उन एरियाज़ को जहाँ ज्यूज रहते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था घिटो, घिटोस कहा जाता था। तो ये ज्यूज लोग जो थे वो कहाँ रहते थे? वो घिटोस में रहते थे। फिर आगे बढ़ते हैं कि ओरिजिनल नेम जो नाजी पार्टी का था वो क्या था? ओरिजिनल नेम था नेशनलिस्ट। क्या नाम था? देखिए सब में यही है, सभी बिल्कुल एक से दिख रहे हैं। यदि आप ऐसे देखेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इसका आंसर होगा ए, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर है जर्मन की जो पार्लियामेंट थी उसका क्या नाम था? जर्मन की पार्लियामेंट का नाम था राइक्सटैग। राइक्सटैग जो थी वो जर्मन की पार्लियामेंट थी। फिर आगे बढ़ते हैं, विच फेमस इकोनॉमिस्ट वाज अपॉइंटेड बाय हिटलर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए किसको हिटलर ने नियुक्त किया था? तो वो नियुक्त किया था हालमार शैशट को। हालमार शैशट जो थे वो कौन थे? इकोनॉमिक थे जिनको इसने नियुक्त किया था। एवा ब्राउन जो थी वो इसकी प्रेमिका थी, किसकी? हिटलर की, जिससे 40 आवर्स के लिए उसने मैरिज की थी। कार्ल ब्राउट जो थे वो एक डॉक्टर थे जो हिटलर के लिए बहुत काम करते थे। हिटलर के जो डिसइंफेक्शन वर्क हुआ करता था जिसमें वो यहूदियों को मार देते थे, इसके प्रमुख हुआ करते थे। तो ये तीनों लोग इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमको हालमार शैशट का नाम याद रखना है क्योंकि ये वहाँ इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, हमें सब चीज़ें याद रखना है। जैसे अभी हमने इसके पहले ये जो क्वेश्चन पढ़ा था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये वाला क्वेश्चन जो था कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्योंकि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर चलते हैं। तो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। फिर विच वाज द नेम गिवन टू जर्मन पार्लियामेंट को क्या नाम दिया गया था? राइक्सटैग। कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिसको हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अपॉइंटमेंट किया था? वो थे हालमार शैशे। फिर है जुंगवॉक क्या था? तो नाजी यूथ ग्रुप था जो 14 ईयर्स की एज के हुआ करते थे, उनको जो है ट्रेनिंग देना शुरू करता था हिटलर ताकि वो जर्मनी के बहुत अच्छे नागरिक बने। तो वो था, जुंगवॉक नाम था उसका, और ये था, इसका आंसर होगा ए। एडोल्फ हिटलर ने कौन सी बुक लिखी थी? तो वो थी मीन कैम्प। ये सभी जो बुक्स के नाम दिए हुए हैं, विंग्स ऑफ फायर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सभी ऑटोबायोग्राफी है और ये फेमस पर्सन्स की हैं। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है और माई एक्सपीरियंस विद महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। फिर ग्रेट डिप्रेशन कब से कब तक हुआ था? तो ग्रेट डिप्रेशन जो था वो 1929 से 35 तक के हुआ था। ठीक, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद है विच ट्रीटी वाज साइंड बाय जर्मनी। जर्मनी ने कौन सी ट्रीटी साइन की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद? तो वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कि उसी के कारण वॉर हुआ है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार कब ख़त्म हुआ था? तो ये वर्ल्ड वार कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए ये अच्छे से याद रखिएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो ख़त्म हुआ था मई 1945 को, और इसका आंसर होगा 34 का ए। फिर आगे बढ़ते हैं, गैस चैम्बर्स को क्या कहा जाता था जहाँ पर ये लोग ले जाकर यहूदियों को मारते थे नाजी लोग? तो ये था इसको कहा जाता था डिसइंफेक्टेड एरियाज।
तो ये अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमको चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको पहला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा बी, उड़ीसा। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया की वो कौन सी है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है ये हमारे यहाँ की ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। और हमारे यहाँ पर टाइम में डिफरेंस भी होता है, मतलब यदि ऐसा देखा जाए तो, पर पूरे इंडिया का टाइम एक माना जाता है, ऐसा क्यों? ठीक, तो इसका आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के जो कॉमन फ्रंटियर है, मतलब इसकी जो सीमा रेखा है या इसकी जो बॉर्डर है वो किस देश के साथ है, तो इसकी जो बॉर्डर है वो है नेपाल के साथ। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि हम कवरेती नाम की जगह पर जा रहे हैं तो हम कौन से यूनियन टेरिटरी में जा रहे हैं, तो वो हम जा रहे हैं, कवरेती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है ना। ऐसे ही आपको अंडमान निकोबार की राजधानी पता करना है, कौन सी अंडमान निकोबार की राजधानी पता करिएगा, एस से नाम है उसका। फिर है माय फ्रेंड, जो है वो एक ऐसी कंट्री से हेल करता है जो इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता, तो वो कौन सा कंट्री है इनमें से, तो इनमें से है वो कंट्री तजाकिस्तान, तो फिफ्थ का आंसर होगा बी, तजाकिस्तान। फिर नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो अरेबियन सी में है वो है लक्षद्वीप, और जो बे ऑफ बंगाल में है वो है अंडमान निकोबार, तो ये ध्यान रखिएगा। 6 का आंसर होगा ए, लक्षद्वीप। फिर है जो साउथ ईस्ट की तरफ है, वही जो अभी मैंने आपसे पूछा कि बे ऑफ बंगाल में है, तो साउथ ईस्ट की यदि बात हो रही है तो बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा आइलैंड ग्रुप है, वहाँ पर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, वो आपको ढूंढना है, मैंने आपको काम दिया हुआ है। लक्षद्वीप की कैपिटल अभी मैंने आपको बताया, क्या थी लक्षद्वीप की कैपिटल, भूल गए, बताइए, कवरेती थी। ठीक है, कवरेती। तो कौन सा आइलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट में है, 7 नंबर का क्वेश्चन, तो साउथ ईस्ट में यदि पूछ रहा है तो वो है अंडमान निकोबार, और साउथ वेस्ट में पूछता तो। फिर आगे बढ़ते हैं कि लैंड मास जो है तीनों तरफ से जो सी से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। फिर माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न पार्ट में होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल जो है वो कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा 9th का सी, और 8th का आंसर होगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की क्या है, तो वह है अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है वहाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दो हैं, ये आपको मैप वर्क में मैं बताऊंगा, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम सिविक्स के क्वेश्चन में, किसने कहा कि डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ पीपल फॉर पीपल एंड बाय द पीपल है, तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ये बहुत फेमस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। किस लैंग्वेज से डेमोक्रेसी को डिराइव किया गया है, डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है लोगों का शासन। डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटिस का मतलब होता है पावर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका आंसर होगा ग्रीक। ठीक, सेकंड का आंसर होगा ग्रीक। फिर है, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर जो होता है वो सिंगल इंडिविजुअल या कुछ लोगों के हाथ में होता है, वो कहलाता है डिक्टेटरशिप, जैसे हिटलर के समय में था। फिर क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलिंग पावर जो है वो लोगों के हाथ में होता है और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये होता है डेमोक्रेसी में। फिर है, तो इसका आंसर होगा 4th का ए, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़ जो शेयर करती हैं गवर्नमेंट के पावर को, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे इस समय में भारत में कोलिशन गवर्नमेंट है, एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत न मिलने पर कुछ पार्टियों को उनका साथ देना पड़ता है। फिर है, बहुत सारी जगह इंडिया में भी कोलिशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कई जगह कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है। फिर रूल ऑफ लॉज, जिसके कारण गवर्नमेंट चलता है किसी देश का, या सुप्रीम लॉ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और रेशियल सेपरेशन की जो पॉलिसी थी, मतलब रंग भेद की जो नीति थी, जो साउथ अफ्रीका में थी, जहाँ पर काले लोगों को और गोरे लोगों के लिए अलग अलग कानून थे, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था अपार्थाइड। तो इसका आंसर होगा 7th का सी, अपार्थाइड। फिर है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रियम्बल।
जिसे कहा जाता है प्रस्तावना, जिसमें सारे गाइडिंग वैल्यू दिए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे गाइडिंग वैल्यू कहाँ दिए रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे गाइडिंग वैल्यू जो होते हैं वो उसके प्रीएम्बल में दिए रहते हैं। फिर है ऑफेंस, जो अटेम्प्ट करना कि गवर्नमेंट को थ्रो करना, मतलब जैसे फ्रांस के राजा के ऊपर आरोप लगाया था वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। तो जब क्या होता है कि कोई हमारे देश का व्यक्ति दूसरे शत्रुओं की सहायता करता है तो इसे कहा जाता है ट्रीजन, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है एक तरह से विद्रोह करना। फिर है मीटिंग और मीटिंग प्लेस, जो कि जिसको एग्रीड की गया हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्रस्ट। ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी करके एक वर्ड है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूज़ किया है, और क्यों यूज़ किया है वो आपको जब लेसन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ट्रस्ट वर्ड का मतलब होता है, यहाँ ट्रस्ट का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, तो 8th का आंसर होगा बी। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए जाते हैं उनको कहा जाता है अमेंडमेंट। क्या कहा जाता है, अमेंडमेंट। तो 9 का आंसर होगा सी। फिर कौन थे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, तो कौन थे वहाँ हम उसके प्रेसिडेंट, तो उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट, मतलब जो संविधान सभा थी जिसने संविधान को बनाया था। फिर चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 11 का आंसर होगा बी। और सुप्रीम, लोगों के पास सुप्रीम पावर होता है डिसीजन लेने का, इसे क्या कहा जाता है, इस गाइडिंग वैल्यू को कहा जाता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, जैसे हमारा देश जो है वो संप्रभु देश है। सेकुलर भी है, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। रिपब्लिक भी है, मतलब हमारा जो हेड है वो चुन करके आता है, चुना जाता है, इसको कहा जाता है रिपब्लिक। फिर HYV सीड का क्या मतलब होता है, अब हम इकोनॉमिक्स में आ गए हैं। तो HYV सीड जो होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिसका आंसर होगा ए। ये मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में काम आते हैं, मतलब पहले ज़माने में क्या होता था, कुछ भी तरह के सीड्स लोग यूज़ किया करते थे, लेकिन अब जो किसान हैं वो मॉडर्न टेक्निक में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करते हैं। फिर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में आती है एग्रीकल्चर, फिशरी, ये सब आती हैं, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, इसका आंसर होगा ए। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है, इसका आंसर होगा 3rd का बी। फॉरेस्ट्री जो है वो भी एक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है, इसका आंसर होगा ए। ट्रांसपोर्ट जो है और कम्युनिकेशन जो है ये सब टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी हैं। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सभी जो है 3rd, तो 5th का आंसर होगा टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी, 5th का आंसर होगा सी। और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग एबल तो होते हैं, काम भी करने के लायक भी होते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और इनके अलावा जो है डिटेल में आप वीडियो देख लेंगे ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। अब आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपके MCQs जो होंगे वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।